प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल घूर्ण, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल, उसके आगे की ये थ्योरी है। तो देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अर्थात इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, धारावाही लूप मतलब करंट कैरिंग लूप जो है उस पर कितना टॉर्क काम करता है उसको देखेंगे। इसके बाद देखिए ऐसे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड का एक दो पोल है। ध्यान दें सभी बच्चे, ये दो पोल हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब इसके बीच में मान लीजिए कि लूप है, एक एक आयताकार रेक्टेंगुलर एक लूप है, एक कुंडली है कोई इस टाइप से, हमें सिर्फ इसके इतने पार्ट से मतलब है, करंट कहाँ से आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो नीचे वाला पार्ट हम नहीं बनाएंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है बनाने की। ये लूप है ए बी सी डी, एक लूप है, ठीक है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर फैला होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी का डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये जो लूप है, मान लीजिए इसकी लंबाई मान लो एल है और इसकी वाइड चौड़ाई जो है वो मान लीजिए बी है। तो इसमें एरो के डायरेक्शन में इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से नीचे आकर के लौट आएगा। तो मैंने यहाँ पर मान ली इसमें आई करंट अलोंग टू एरो, तीर की दिशा में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जरा इस पर ध्यान दें। एक लूप है ए बी सी डी और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया है और इसमें तीर की दिशा में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब इसको हम चार भागों में देखें, ए बी पार्ट, बी सी पार्ट, सी डी पार्ट और डी ए पार्ट। ये चार भाग में इसको आप फील करें कि ये चार भागों में है। अब जो ए बी पार्ट है, अब ध्यान दें, ए बी पार्ट देखो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा काम कर रहा है और ये इस टाइप से रखा हुआ है। इसी प्रकार से सीडी को देखिए, सीडी ए बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, देखिए ऐसे रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लेकिन अगर आप बीसी और डीए को देखें तो बीसी जो पार्ट है, बीसी जो भाग है या बीसी जो कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के पैरेलल माने समांतर है, आप देख पा रहे हो। और जो डी ए पार्ट है ये भी चुंबकीय क्षेत्र के एंटी पैरेलल है, यानी ये भी इसके प्रति समांतर है। तब यहाँ पर होगा क्या, हम जानते हैं यदि कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर इतना बल काम करता है, ध्यान देना, आई एल बी साइन थीटा, इतना फोर्स काम करता है। ये हम जानते हैं। आई मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एल मतलब चालक की लंबाई, सॉरी आई मतलब धारा यानी करंट, एल मतलब चुंबकीय वो चालक की लंबाई, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा है चुंबकीय क्षेत्र बी और जो करंट कैरिंग पार्ट होता है उसके बीच का एंगल, यानी आप एल को यहाँ पर वेक्टर माने तो एल और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर जो एल है, जो लंबाई से सदिश बन रहा है, ये देखें, ये इसके लंबवत है ए बी के लिए। तो आप बता सकते हो ए बी चालक कितना बल काम करेगा। तो यहाँ पर ए बी चालक के लिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर ए बी के लिए पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ए बी के लिए एफ को डाई बी साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 होती है, मैं यहाँ पर सीधा 90 लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, आई एल बी इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो आई एल बी इतना बल काम करेगा। तो जो ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट पर इतना बल काम करेगा आई एल बी। अब जरा देखिए बल किस तरफ काम करेगा, तो हम इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अगर हम मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहें।
अब यदि मध्यमा मान लो धारा की दिशा में है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा लगने वाले बल की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल लगाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर ये एल में जो करंट है, करंट के डायरेक्शन में मध्यमा है और चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में तर्जनी है, तो अंगूठा कहाँ पर है? वो बल की दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार ए बी चालक पर जो बल है वो कहाँ काम करेगा? अंदर की ओर। वेरी गुड, वो अंदर की ओर काम करेगा। इस टाइप से अंदर की ओर इस पर एक बल लगेगा अंदर की साइड में। अब अपन इस पर आ जाते हैं सीधी चालक पर। तो सीधी चालक पर इतना ही बल काम करेगा, क्योंकि सीधी की लंबाई भी कितनी है? एल है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, करंट आई है, लेकिन करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। करंट का डायरेक्शन नीचे की होने से इसमें ऐसा बल काम करेगा, ऐसा ऐसा लगेगा फ्लेमिंग के बाहर से नहीं। तो आप देखिए, आप ये धारा की दिशा में है, ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये बल को बताएगा। तो बल अंगूठे करंट जैसे यानी कि बाहर की ओर लगेगा। तो इस वाले चालक पर इतना ही बल कहाँ काम करेगा? कहाँ काम करेगा? बाहर की ओर काम करेगा। ये एरो बता रहा है कि अंदर की ओर काम कर रहा है, यहाँ पर बल, यहाँ पर बल कहाँ काम कर रहा है? बाहर की ओर। अब एक काम करते हैं, इन दोनों की स्थिति और देख लेते हैं, इनकी क्या है स्थिति। इनकी स्थिति और देख लो। इनकी स्थिति में क्या होने वाला है? आप देखो बी, ये वाला जो बी सी चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। समांतर है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो इस समय बीसी चालक पर कार्य करने वाला बल 0 होगा। आप समझ पा रहे होंगे, बीसी पर कार्य करने वाला बल 0। क्यों? क्योंकि एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये इसके समांतर है। इसी प्रकार अगर डीए पर देखें, तो डीए पर भी 0 बल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल है, तो ये 180 हो जाएगा। तो 180 होने से आई एल बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। यानी इन दिस केस, इस कंडीशन में ए बी चालक पर इतना बल काम करेगा अंदर की ओर, सीडी पर भी इतना ही बल काम करेगा अंदर की ओर, लेकिन बीसी और सीडी पर कोई बल काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब आप जरा ध्यान दो, ये दो जो बल काम कर रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन इनकी जो एक्शन लाइन है, क्रिया रेखा है, वो भिन्न भिन्न है। ये मिलकर क्या करेंगे? आप सोचिए, ये लूप है, इस प्रकार एक फोर्स अंदर एक बाहर क्यों काम करे, तो ये ऐसा घूम जाएगा। आप समझ रहे बात को? सब बच्चे ध्यान देना, ये ऐसा घूम जाएगा, ये ऐसा घूम जाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स मिलकर के टॉर्क बनाएगा। टॉर्क, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के बराबर विपरीत हैं, तो जब दो किसी वस्तु पर दो बराबर विपरीत बल कार्य करते हैं तो उनको अपन बोलते हैं बलयुग्म। तो बलयुग्म बनाएगा, तो बलयुग्म क्या करता है? वस्तु को घुमाता है, तो घुमाकर ऐसा कर देगा, इस टाइप से। बात समझ आ रही है? अब इस कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसा ले आएगा, तो जैसी कंडीशन थी वैसी आ जाएगी वो। तो तभी आप इस कंडीशन को देख लेते हैं, तो यहाँ से घूम करके ऐसा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ध्यान दो, इस कंडीशन में फिर से एक टॉर्क काम करेगा, तो ए बी और सी डी पर इतना ही बल काम करेगा आई एल बी, क्योंकि ये तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही है ना। तो लंबवत यहाँ भी थे, लंबवत यहाँ भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर क्या होगा? ये फिर से इन दोनों पर तो टॉर्क काम करेगा ऐसे ही, फिल्म के बाहर के अनुसार इस पर इस तरफ, इस पर इस तरफ ऐसा घूमेगा। लेकिन इनका क्या होगा? ये दोनों आप देखो जरा, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गए हैं, होगा नहीं होगा? तो अब जब ये ऐसे से ये 1/4 घूम मूव हो जाएगा, एक चौथाई जब घूम कर ऐसा हो जाएगा, तब क्या होगा? तब इन दोनों चालकों पर तो इतना ही बल काम करेगा, आई एल बी इस पर भी, आई एल बी इस पर, इस पर इस तरफ, इस पर इस तरफ, तो ये फिर से घूम जाएगा। लेकिन इन दोनों पर क्या होगा? इन दोनों पर जो बल काम करेगा उसकी दिशा देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आके ऐसा आ रहा था, तो ये घूमा, तो यहाँ पर जो है करंट बाहर की ओर आएगा और यहाँ से करंट अंदर की हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपको समझ आया बेटा? जाएगा, यहाँ से करंट कहाँ आएगा? बाहर की ओर, और यहाँ से करंट कहाँ जाएगा? अंदर की हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में? अब यहाँ फ्लेमिंग के बाहर के नियम फिर से लगा लीजिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र और एक करंट, ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र और करंट ऐसा होगा। अब करंट इसमें बाहर की ओर आएगा, जब ये इससे 1/4 घूम जाएगा इस कंडीशन में, करंट और ये क्षेत्र और ये फोर्स। तो फोर्स कहाँ काम करेगा? इस पर ऊपर की ओर, ध्यान देना, ऊपर की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर। और नीचे वाले में अंदर की हो जाएगा, तो ऐसा काम करेगा नीचे की ओर। तो फिर से ये बल 0 हो जाएंगे, क्योंकि इस पर बल काम करेगा ऊपर, इस पर बल काम करेगा नीचे, और दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही होगी, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी कि चाहे ये ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, हर एक कंडीशन में बीसी और एडी इन दोनों चालकों पर कार्य करने वाला बल 0 होगा, लेकिन ए बी और सी डी पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा, और वो होगा आई एल बी। और ये आई एल बी अंदर की और यहाँ आई एल बी बाहर की ओर काम करेगा, तो मिलकर के एक बल टॉर्क का निर्माण करेंगे। और एक टॉर्क क्या करेगा? इसको ऐसा घुमा देगा, मूव कर देगा। ठीक है ना?
तो ये जो टॉर्क है वो टॉर्क पता कर रहा है कितना काम करता है। तो दोनों पर कार्य करने वाले बल का मान है ILV, इतना ही बल इस पर काम करेगा, और थ्योरी में लिखेंगे हम इतना ही बल किस पर काम करेगा, CD पर, CD पर भी इतना ही बल काम करेगा। AF AB है, AB पर इतना ही CD पर ILV इतना ही बल काम करेगा। लेकिन ये करेगा अंदर की और ये करेगा बाहर की, ये करेगा अंदर की ओर, अंदर की ओर, और ये वाला बल कहाँ काम करेगा, ये करेगा बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होंगी, अतः ये मिलकर के एक बलयुग्म बनाएंगे। ये बलयुग्म क्या करेगा, इसको घुमाएगा। तो जब कोई बलयुग्म किसी वस्तु को घुमाता है तो उसके घुमाने की शक्ति को बोलते हैं बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बलयुग्म में से एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हमें इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालना पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और चित्र बनाएंगे। यहाँ पर साइड में, यहाँ पर हम साइड में एक और चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ये कुंडली है, घूम कर ऐसी हो जाती है, ये घूम कर ऐसी हो जाती है, ध्यान देना बच्चे, घूम कर ऐसी हो जाती है। तो मैंने इसका एक छोटा सा चित्र बना लिया यहाँ पर कि ये इस टाइप की कंडीशन आ गई, ध्यान देना आप। ये घूम कर ऐसी हो गई है, तो मैं थोड़ा सा ये जो बी वाला पार्ट है बी, मैं इसको ऐसा करने, ऐसा दिखाने के लिए ऐसी घूमी है, मैं इसको थोड़ा तिरछा बना देता हूँ। तो ये हो गया बी, बी से अंदाज लगा लेने बी वाला भाग है, ठीक है ना, ये घूम गई। और ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी का डायरेक्शन ही है। तो ये अभी क्या था, अभी इसका जो तल है, कुंडली का तल, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल की दिशा तल पर खींच के विलंब करने जैसे होती है। तो इसकी जिसकी दिशा मानी जाएगी इस कुंडली के तल की, तल एक सदिश राशि है। तो जब ये ऐसा घूमेगा, ये मान लीजिए ऐसे है, देखो ये तो ऐसे ऐसा घूमेगा, थोड़ा सा ऐसा घूमेगा, तो ये थोड़ा सा इस टाइप से, मान लो ऐसा था तो ऐसा आ गया। तो मैंने इसके यहाँ नीचे क्यों बना दिया, तो यहाँ पर इससे थीटा कोण से घूम गया, मान लो थीटा एंगल से घूम गया। ध्यान देना आप, पूरा ध्यान देना। और क्यों घूमा, क्योंकि इस पर एक टॉर्क काम कर रहा है, इस पर काम कर रहा था अंदर की, मान लो इस पर काम कर रहा था मान लो बाहर की। एफ ILV यहाँ भी काम कर दिया, ILV यहाँ भी काम कर दिया। तो ILV ने इसको क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, तो घुमा कर ऐसा आ गया। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लीजिए मैं एक ये स्केल ले लूं, ध्यान देना, थोड़ा समझने की है बच्चे, ध्यान देना। मैं स्केल ले लूं और मैं स्केल को थोड़ा सा यूं घुमा देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। मैं ये स्केल है, स्केल को तल माल है और इस तल पर एक खींचेगा अभिलंब है, तो मैंने इसको ऐसा घुमा दिया, इसको थोड़ा ऐसा। तो जितना ये अभिलंब घूमेगा उतना ही ये कॉर्नर घूमेगा। देखो अगर मान लो ये एस कंडीशन से 30 अंश से घूम गया, तो ये भी 30 अंश से घूम गया यहाँ से, ये देखो अपनी पहली स्थिति से 30 अंश से घूम जाएगा। तो ये जो एंगल, ये जो हम बनाएंगे ऊपर का 30 अंश का एंगल, ये मान लीजिए ये मैंने जो अंदर की ये जो ILV है, ये मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, ये मान लीजिए मैंने थोड़ी देख लिया ऐसा बना दिया, अंदर की जा रहा है। तो यहाँ से ये फोर्स कितने कोण से घूम जाएगा, थीटा कोण से ये भी घूमेगा। मतलब ये जो जब ये घूमेगा ऐसा, तो जितना ये बीच में से ऐसा घूमा तो उतना ये किनारे से घूम जाएगा। तो यहाँ पर भी एंगल एक थीटा बनाएंगे हम। और ये यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी ये। तो मैंने इसको नाम दिया BC, तो मैंने इसको नाम दे दिया थोड़ी के लिए BC नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर को P नाम दे दिया। अब मुझे BP, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी है ये मुझे पता करना है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे कि ये दोनों मिलकर एक बलयुग्म बनाएंगे, तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा, आप अगर आप याद करें 11वीं क्लास का, बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर बलयुग्म में से एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबा दूरी। तो वो यहाँ पर BP हमने बनाई है, BP दोनों के बीच की दूरी है। BP मान लें, यहाँ पर AD लिख देते हैं, क्योंकि ये बीच में की क्षेत्र की तीव्रता है तो डिस्टर्ब करेगा, तो मैं इसको AD लिख देता हूँ। बात तो एक ही है, चाहे आप AD वाला ले लो चाहे BC वाला, बात तो एक ही है। तो मैं AD ले लेता हूँ, तो यहाँ से AP आ जाएगा जी। यहाँ पर आप समझ गया ना, मैंने B क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ B पहले से है चुंबकीय क्षेत्र, वो मुझे इस तल को एक्चुअली PQRS नाम दे देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आ गया ILV इंटू क्या आ जाएगा AP। अब AP का मान निकालना है यहाँ से, तो आप इसमें आप देखो ये कोण इसके सामने की बजाय ये लंब बन जाएगी, ये 90 एंगल ये कर्ण बन जाएगी। तो इसमें साइन थीटा ले लो, तो यहाँ पर चित्र त्रिभुज APD में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आ जाएगा AP और कर्ण आ जाएगा AD, AP बटे AD। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा AP मुझे पता करना है, और AD की वैल्यू B है, तो यहाँ पर B लिख देता हूँ। B का गुणा कर दो तो B साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर आएगा AP। समझ पा रहे हैं आप। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से उमंग नीचे तक दिख रहा है,
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा हमारे पास, अब नहीं दिख रहा है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण की वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जरा, टाउ बराबर, तो टाउ बराबर आ जाएगा आई एल बी इंटू एपी, एपी को लिखेंगे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब ये गुणा कर दो तो आई एल इंटू बी, इनको साथ में लिख लेते हैं, इंटू कैपिटल बी और ए साइन थीटा। अब एल इंटू बी, तो एल है इसकी लंबाई और बी है चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि एल इंटू बी इक्वल टू कैपिटल ए, यानी कि क्षेत्रफल है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल। तो यहाँ से टाउ बराबर आ जाएगा आई ए बी और यहाँ पाएगा साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा, इतना काम करता है। तो यह है किसी कुंडली पर कार्य करने वाला टॉर्क, क्या सभी समझ गए। तो जब किसी लूप को, किसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलगम कार्य करता है, उस बलगम के कारण उसका एक आघूर्ण निर्मित हो जाता है, उस बलगम के आघूर्ण को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण कितना काम करता है, इतना काम करता है, आई ए बी साइन थीटा। अब इसको हम मानेंगे एक टर्न, एक फेरा, एक टर्न। अब हो सकता है ऐसे ऐसे 2 टर्न हो तो डबल हो जाएगा, 3 टर्न हो तो ट्रिपल हो जाएगा, और अगर n टर्न हो तो यहाँ पर लिखते हैं यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो टाउ बराबर आ जाएगा n आई ए बी इंटू साइन, इतना। तो ये किसी कुंडली पर कार्य करने वाला टॉर्क है, आ रहा है इसमें, ये किसी कुंडली पर कार्य करने वाला टॉर्क है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, यदि किसी धारावाही लूप को, यदि किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बलगम कार्य करता है, बलगम के प्रत्येक बल की वैल्यू होती है आई एल बी, और इस बलगम के आघूर्ण को बोलते हैं विक्षेपक बलगम का आघूर्ण, और इसको अपन निकालते हैं टाउ इक्वल टू आई एल बी इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी से, तो आंसर निकलता है एन आई ए बी साइन थीटा या आई ए बी साइन थीटा। अब हमने यहाँ पर सीखा कि जो टॉर्क काम करता है किसी उस पर धारावाही लूप पर, जो टॉर्क काम करता है धारावाही लूप पर, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकली बच्चों, उसकी वैल्यू हमारे पास निकली है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, इतनी निकली। जरा ध्यान देना बच्चों, एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पर एन फेरों की संख्या है, आई कुंडली में प्रवाहित धारा है, ए कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा, थीटा जो है कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। यदि हम, आप देखो जरा, मैंने जब चित्र बनाया तो कोई विशिष्ट टाइप से बनाया, आप ध्यान देखो, इसको मैंने वक्राकार बनाया है थोड़ा सा। जब इसको वक्राकार बनाते हैं तो कुंडली का जो तल होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं टाउ की मैक्सिमम वैल्यू पता करूं, यानी कि यदि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 हो, माने हम ऐसी कंडीशन करते हैं कि थीटा हमेशा 90 रहे, माने कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमेशा 90 का एंगल बने, तब टाउ की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और टाउ मैक्सिमम होगा एन आई ए बी इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी टाउ मैक्स इक्वल टू एन आई ए बी, एन आई ए बी ये होता है। ध्यान रखना बच्चों, जब किसी धारावाही लूप को एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तब उस पर कार्य करने वाले विक्षेपक बलगम के आघूर्ण का मान, अधिकतम मान इतना होता है एन आई ए बी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां से हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल चालू होगा, सिद्धांत चालू होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब हम किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलगम काम करता है, उस बलगम में से प्रत्येक बल की वैल्यू होती है आई एल बी, और उस बलगम के आघूर्ण का मान होता है टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, और यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो टोटल होता है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एन आई ए बी, ये आपको ध्यान रखना है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या, आई क्या है कुंडली में प्रवाहित होने वाला धारा या लूप में प्रवाहित होने वाली धारा, ए क्या है कुंडली के तल का क्षेत्रफल, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
तो आपको इसको ध्यान रखना है इतना। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि टॉर्क है ना, तो टॉर्क का जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है बच्चों? न्यूटन मीटर। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसका मात्रक आ गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कितना काम करता है। अब हम इसके बाद समझेंगे गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत।